हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमारे तकरीबन 5 चैप्टर हो चुके हैं और आज हम लोग अपने छठे चैप्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ यहाँ मौजूद हैं। याद रखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही छोटा चैप्टर है। फ्री के नंबर मिलते हैं, लेकिन वो तभी काम आएगा जब आपने पहले के चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या और हमको इसको पढ़ना ही क्यों। तो पहले एक चीज जान जाइए, जैसे कि पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि करंट की वजह से आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। करंट की वजह से आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता था। तो कुछ साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर ऐसा है, स्पेशली फैराडे ने सोचा कि अगर ऐसा है तो क्या फिर मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जा सकता है। याद रखिएगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी बनाया जा सकता है। और इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मतलब किसी चीज की उत्पत्ति होना, किसी को देख के किसी चीज में बदलाव आने को ही इंडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अब ये चैप्टर बिना किसी देरी के। चल एक सेकेंड बच्चों, चल उसमें भी बेटा अब सबसे पहले आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बेटा हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो याद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, E.A, यानी इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, B.A, B.A। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, BA cos थीटा। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, BA cos थीटा। बस कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था वो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में हो जाएगा। मैंने बोला ना, जिसने चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ लिया उसके लिए पूरा क्लास 12 का पार्ट 1 बहुत इजी लगेगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और वर्ड के बारे में समझेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज। अब ये फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, तो देखो बेटा, अगर हमारे पास एक लूप है, उसका एरिया है A और उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B। तो यहां पे फ्लक्स कितना था बेटा, BA cos थीटा। बट अगर मान लो हमारे पास ये कई सारे लूप हो, तो जाहिर सी बात है एक की वजह से BA cos थीटा, दूसरे की वजह 2BA cos थीटा, तीसरे की वजह 3BA cos थीटा, ऐसे बहुत सारे BA cos थीटा मिल जाएंगे। तो बेटा उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ अलग नहीं, फ्लक्स लिंकेज कुछ अलग नहीं है, बस मैग्नेटिक फ्लक्स ही है। इसमें क्या हो जाएगा, बस N इंटू BA cos थीटा। इसीलिए बेटा कई जगह N लिखा होगा, कई जगह N नहीं लिखा होगा। N मतलब नंबर ऑफ लूप्स, N मतलब नंबर ऑफ लूप्स। तो अगर नंबर ऑफ लूप्स 1 होगा तो N की वैल्यू 1 होगी, यानी N नहीं लिखा होगा भाई, 1 को थोड़ी लिखोगे तो। और अगर मान लो N की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो N की वैल्यू लिखी होगी। ठीक है, तो कई जगह मैन लिखेंगे, कई जगह नहीं लिखेंगे, तो डर मत जाना कि सर ने ये क्या कर दिया। ठीक है, अच्छा इसको स्मॉल एन ना लिखो, इसको लिख दो कैपिटल एन। हाँ नहीं, पाप हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। स्मॉल एन क्या होता है बेटा, स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ लूप पर यूनिट लेंथ, वो अलग चीज है, वो बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। चल अब आता है बेटा बात EMI एंड फैराडे लॉ के बारे में। तो देखो बेटा, हमने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहे हैं कि साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जाए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले फैराडे भैया ने क्या किया, फैराडे भैया ने किया 2-4 एक्सपेरिमेंट जो कि आपकी साइंस की एनसीईआरटी में, फिजिक्स की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, देखो बस डिस्कस कर देते हैं कि उन्होंने ना एक कॉइल लिया और उन्होंने क्या किया, मान लो ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से गुजारा। जब उन्होंने इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर से गुजारा तो उन्होंने क्या देखा कि भाई साहब इस कॉइल के अंदर तो करंट आ गया, करंट इंड्यूस्ड हो गया। इस कॉइल को हमने किससे जोड़ रखा है बेटा, गैल्वेनोमीटर से। तो इस कॉइल के अंदर क्या आ गया बेटा, करंट आ गया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट कर गया। बहुत बढ़िया, ये हो गया उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 1। उन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मान लो हमारे पास एक कॉइल यहां पे है, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉइल यहां पे ले आए,
उसको बैटरी से जोड़ दिया और उसको इसके पास लाके ऐसे 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 करने लग गए। जब उन्होंने इसको ऐसे ऐसे किया तो उन्होंने देखा कि यार ये तो अभी भी इसमें करंट आ गया। क्यों आ गया बेटा? क्योंकि हमको पता है इसमें अगर करंट जा रहा है, देखो बैटरी लगी है ना, तो इसमें अगर करंट जा रहा है तो करंट जा रहा होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेगी। मैग्नेटिक फील्ड जब यहां से गुजरेगी तो इसमें करंट आ रहा है। तो इनको ये लगा कि अगर मैग्नेट को मूव कराया जाए, अगर मैग्नेट को मूव कराया जाए तो शायद इसमें करंट आ जाएगा। लेकिन उनके तीसरे एक्सपेरिमेंट ने ना काम बिगाड़ के रख दिया। तो उनको ये लग रहा था भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर चलती रहेगी तो करंट आएगा, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने इस कॉइल को रोक दिया या मैग्नेट को रोक रहे थे ना, करंट नहीं आ रहा था, तो उनको एक चीज समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड चलेगी तभी करंट आएगा। लेकिन तभी अलग ही एक्सपेरिमेंट हो गया। कैसा एक्सपेरिमेंट? ये देखिए, उन्होंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, एक स्विच लगा दिया यहां पे। अब इस स्विच को चिक 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 बार बार कट 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 बहुत तेजी से वो कर रहे थे। क्लिक स्विच है ये, 1 सेकंड में बहुत बार क्लिक होता है ये, चिक 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 चिक। तो उन्होंने देखा अब हम किसी को मूव नहीं कर रहे, जैसे ही करंट ऑन ऑफ 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 सर्किट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हैं, तब भी इसमें करंट आ रहा है। यानी मैग्नेट के चलने का कोई, मैग्नेटिक फील्ड के सिर्फ चलने से करंट बनेगा ऐसा नहीं है। और तब यहीं पे फैराडे ने हमें 2 लॉ दे दिए भैया। फैराडे ने हमें क्या दिया भैया? 2 लॉ दिया। पहला लॉ, फैराडे का पहला लॉ, फैराडे के फर्स्ट लॉ ने कहा था कि भैया करंट तभी इंड्यूस्ड होगा जब देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इनको हटा देते हैं। तो फैराडे ने क्या बोला कि ऐसा है सर, सुनिए। पहला उन्होंने बोला कि इंड्यूस्ड करंट will appear if there is change in मैग्नेटिक फ्लक्स। से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से बात नहीं बनेगी, पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए तभी हमें करंट मिलेगा। अच्छा, दूसरा उन्होंने क्या बताया? दूसरा उन्होंने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, क्या है बेटा? जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा बेटा? वो प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस यही 2 चीज उन्होंने बोली। अच्छा याद रखना बेटा, हम बार बार इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, क्योंकि बेटा देखो जैसे ही फ्लक्स में चेंज करेंगे करंट बनेगा। लेकिन करंट कब बनता है बेटा? जब वोल्टेज रहता है, या जिसको हम लोग बोलते हैं जब ईएमएफ रहता है, ठीक है। ईएमएफ हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो ईएमएफ जब तक नहीं आएगा करंट नहीं आ सकता, इसीलिए हम लोग करंट से पहले क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ आ जाएगा तो करंट भी आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बार बार इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड वोल्टेज का नाम लेंगे। चलिए ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया d∅/dt। ठीक है सर, समझ गए, इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं। असली बवाल तो ये तब शुरू हुआ जब आ गए लेंस भैया ने। लेंस भैया ने कहा वो तो ठीक है कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे तो करंट बनेगा, बट ये बताइए करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट आगे जाएगा, पीछे जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, इसका आखिरकार डायरेक्शन क्या होगा? और तब लेंस लॉ ने कहा कि देखिए हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ईएमएफ तो आएगा, पर वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन पहले तो उन्होंने हटाया और उन्होंने -d∅/dt कर दिया। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ लूप्स है तो ये हो जाएगा -n d∅/dt। अब ये माइनस का क्या मतलब है? तो लेंस लॉ ने बोला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी जो करंट बन रहा है वो वही करंट बनेगा जो कि अपने बनाने वाले का अपोज करे।
जो कि अपने बनाने वाले का अपोज करे। क्लियर है? अच्छा, अब तुम कहोगे सर मजा नहीं आया, तो देखो बेटा मजा दिलाते हैं फिर आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास एक लूप है, मान लीजिए आपके पास एक ये लूप है, ठीक है। अब कुछ ले लेता हूं मैं, रुक जाओ। चल मैं ये ले लेता हूं, चलो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो कैप है मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ पोल है, और ये जो डॉट है ये मैं मान लेता हूं साउथ पोल है। अब अगर मान लीजिए मैं नॉर्थ पोल को इस क्लोज लूप के पास ले जा रहा हूं, इस लूप के पास ले जा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, तो लेंस लॉ ने बोला था कि इसमें करंट उस डायरेक्शन में बनेगा ताकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज कर सके, क्या कर सके, रोक सके। ठीक है, तो देखो अब यार देखो कोई भी नई पार्टी कब बनती है, जब उसको पुरानी पार्टी का कोई काम पसंद नहीं आएगा, उसको अपोज करेगी। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऐसे जाएगी, तो इसमें करंट ऐसा बनेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इधर आए, यानी इसमें करंट इस डायरेक्शन में बनेगा। क्यों बनेगा सर करंट इस डायरेक्शन में क्यों बनेगा? देखो करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा तभी तो देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, और करंट अब ऐसे बन रहा है ताकि इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके, इसके चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर सके। ठीक है, समझे? तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये बनेगा सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके बच्चा लोग, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया सर, हाँ समझ में तो आ गया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चा लोग टाइप्स ऑफ ईएमआई के बारे में। तो बेटा हमने अभी पढ़ा कि फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमआई होगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या फ्लक्स में क्या क्या ही चीज बदल सकती है, बी ए और थीटा। भाई बी ए कॉस थीटा ही तो होता है, या तो बी चेंज हो जाए, या तो ए चेंज हो जाए, या तो थीटा चेंज हो जाए। तो अगर तीन चीज चेंज हो सकती है बेटा, तो हमारे पास बेटा देखो तीन लोग भी हैं। ठीक है, हमारे पास तीन लोग भी हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो उसमें आता है सबसे पहले बेटा स्टैटिक ईएमआई। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका मोशनल या डायनेमिक ईएमआई। एंड लास्ट आता है बेटा आपका पीरियोडिक ईएमआई। और ये आपका अगला चैप्टर यानी एसी करंट बन जाएगा, तो इसको उसी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक ईएमआई या मोशनल डायनेमिक ईएमआई, ये दो चीजें अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब स्टैटिक ईएमआई में क्या होता है बेटा, स्टैटिक ईएमआई में क्या होगा, बी हमारा चेंज रहेगा, बी हमारा वेरिएबल रहेगा, ए एंड थीटा क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। सिमिलरली मोशनल में क्या होगा बेटा, ए हमारा चेंज होगा यानी वेरिएबल होगा, एंड बी एंड थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए। एंड पीरियोडिक ईएमआई में क्या होगा बेटा, हमारा थीटा क्या होगा, वेरिएबल होगा, एंड बी एंड ए क्या होगा, कांस्टेंट। इन्हीं को अब हम लोग को लेके चलना है। नाउ ए एंड थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बी वेरिएबल हो गया। लेकिन स्टैटिक ईएमआई में भी बेटा दो पार्ट है, कौन कौन से, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आइए इसके बारे में आप पढ़ते, टाइप्स ऑफ ईएमआई हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए। तो देखिए बच्चा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टैटिक ईएमआई। तो स्टैटिक ईएमआई में हमारे पास जो सबसे पहला आता है वो कौन है बच्चा लोग, स्टैटिक ईएमआई देख लीजिए अब बेटा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, चिक 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 चिक, ये कॉइल है हमारे पास।
अब बेटा मान लो इसमें मैंने करंट डाला, अब अंधा भी बता देगा बच्चा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी B आई पे डिपेंड करता है। यानी अगर मान लो इस कॉइल में यहां से आ रहा है करंट I, तो अगर मैं I में छेड़खानी कर दूं, अगर मैं I में छेड़खानी कर दूं तो फिर B बदल जाएगा, और अगर B बदल जाएगा तो फ्लक्स बदल जाएगा, और अगर फ्लक्स बदला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा ना भाई। यस या नो, क्लियर है? अच्छा, ओके सर, बिल्कुल सर, आपकी बात अच्छे समझ में आ गई। इसका मतलब हम लोग ये बात कह सकते हैं कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी अगर आई में चेंज हुआ तो फ्लक्स भी चेंज होगा। अरे वाह सर, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम दोनों को dt से डिफरेंशिएट, अरे कलर दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, अगर हम इन दोनों को dt से डिफरेंशिएट कर दें, या एक काम करते हैं इसको और इजी बना देते हैं। सबसे पहले फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है बेटा, तो एक कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो अभी एल मान लो, ठीक है, अभी एल मान लो, कुछ भी मान लो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्या इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर है? समझ में आया? अच्छा ठीक है। यहां पे ये क्या है बेटा, इंडक्टेंस है। अब कौन सा इंडक्टेंस है वो भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब तुम कहोगे सर वो तो ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक है, पर ये बताइए हमारे पास अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ निकालना आसान है बेटा, भैया ईएमएफ क्या होता है, डी फाई अपॉन डी टी माइनस में, तो डी फाई अपॉन डी टी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में एल डी आई अपॉन डी टी। लो आ गया आपके पास ईएमएफ का फॉर्मूला। समझ में आया बेटा? वहां पे क्या हो गया, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, हमें तो फ्लक्स में चेंज करना था, हो गया, काम बन गया हमारा। तो ये होता है बेटा स्टैटिक ईएमआई। यहां पे तार रुका हुआ है, सिर्फ करंट है जो अपना चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो वायर में क्या होगा, रिवर्स ईएमएफ बनेगा, यानी रिवर्स करंट आएगा, जो इस करंट को अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा, और अगर घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, ताकि वायर में एक जैसा करंट ही फ्लो करता रहे। अब बेटा मैंने पहले ही बोला था स्टैटिक ईएमआई के दो पार्ट है, सेल्फ एंड म्यूचुअल। तो आइए सेल्फ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसा होता है बेटा, इनफैक्ट अभी जो हम लोग ने बात किया था वो सेल्फ इंडक्टेंस ही है। सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, ये देखिए, हमारा एक ही कॉइल रहेगा, ठीक है, इसमें करंट आई जा रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको हम लोग एल से दिखाते हैं। तो अभी हम लोग ने देखा एल आई, तो ये जो एल आपने अभी देखा है बेटा, यही क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है बेटा। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस है बेटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो बेटा इसमें ज्यादा कुछ करने को है नहीं, यहीं पे आपको दिखा देते हैं। L इज इक्वल टू फाइव बाई आई, L इज इक्वल टू फाइव बाई आई, सबको पता है फाई कितना होता है, बी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा को उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि करंट कंडक्टर के अलॉन्ग जा रहा है, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 डिग्री, तो कॉस 0 क्या होता है, 1, और ये हो गया आई। अच्छा, सबको पता है कि B कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन आई इंटू ए, आई से आई मर गया, L कितना आ गया बेटा, म्यू नॉट, एन को लिख सकते स्मॉल एन को कैपिटल एन अपॉन एल ए। और देखो बेटा ये आ गया आपका, यहां याद रखना बेटा, कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर ये सब भाई हैं, देख रहे हो, सब डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं। एरिया अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस किस पे करता था, लेंथ अपॉन एरिया पे डिपेंड करता था। कैपेसिटर किस पे करता था बेटा, डायमेंशंस पे करता था, ए अपॉन डी,
ठीक है बेटा, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो सर ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये लेंथ को स्मॉल एल ले लो वरना आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। लेंथ को हमने स्मॉल एल से दिखा रखा है, ये है बेटा स्मॉल एल इसकी दूरी, और ये जो लूप है इसका एरिया ए है, जो ए हमने लिख रखा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है, अच्छे समझ में आ गया, हाँ सर ठीक है समझ में तो आ गया सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम लोग बात करने वाले म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, लेकिन हाँ सेल्फ इंडक्टेंस का एक और एग्जांपल दे देते हैं। आपको भूख लगी है, आप डाइटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप डाइटिंग कर रहे हो, नहीं भाई हमको तो मिस इंडिया में जाना है कंपटीशन में, लेकिन आपको लग गई भूख। तो देखो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, आपने खा लिया बर्गर ताकि आपको मिले एनर्जी, लेकिन अब बर्गर खाने के बाद आपको पता आप मोटे भी हो सकते हो, तो अब वापस से आप रनिंग कर रहे हो, मतलब पहले आपने एनर्जी लिया, अब उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप वापस से खुद ही उस एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो रनिंग करके, थोड़ा रनिंग करके उस एनर्जी को कम करे। सिमिलरली यहां पे भी बेटा वही हुआ है सेल्फ इंडक्टेंस में, करंट जैसे ही बढ़ेगा ये अपने आप को रिवर्स में काम करेगा ताकि करंट कम हो, और अगर करंट कम हो रहा है तो रिवर्स में काम करेगा ताकि करंट बढ़े, ताकि जो हमारा डिवाइस है वो एक ही करंट पे चलता रहे। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में कुछ ज्यादा खास नहीं है बेटा, तो इसमें बेटा म्यूचुअल हो गया यानी दो लोगों की जरूरत पड़ गई, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें दो कॉइल तो बनाना ही पड़ेगा, तो एक कॉइल ये हो गया और एक हो गया छोटा वाला कॉइल। तो इसमें बहुत ईजी है बेटा, इसमें है कि अगर हमने एक कॉइल में करंट चेंज किया तो दूसरे कॉइल में करंट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसमें नथिंग कुछ अलग से नहीं है। सेल्फ में क्या था, वही वायर में करंट बन रहा था, उसी में चेंज भी हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था, एक में चेंज हो रहा है तो दूसरे में करंट बदल जाएगा, और इसका फॉर्मूला देखो कुछ अलग नहीं, उसी की तरह फाई इज इक्वल टू एम आई, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, तो यहाँ एम आई आ जाएगा, चाहे वो वायर 1 और 2 कोई मतलब नहीं है, वो M12 है या M21 है कोई मतलब नहीं है, सेम रहता है सबके लिए। यहाँ पे EMF भी सेम रहेगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। अरे L की जगह M कर दो, ठीक है, और यहाँ पे M की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, M हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन L, वायर की जो लेंथ है, ये चलो स्मॉल एल ले रहे थे ना हम लोग, स्मॉल एल N1 N2, भाई इसमें नंबर ऑफ कॉइल अलग है उसमें अलग है, N1 N2 इनटू एरिया होता है ना बेटा, हाँ ये याद रखना, एरिया लेना है स्मॉल वन का, छोटे वाले का एरिया लेना है, यानी जो नीले वाला बनाया ना इसका एरिया लेना, बस ये याद रखना, बस और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। समझ में आया बेटा, क्लियर है। अच्छा हाँ सर आपने देखी एक चीज तो बताई ही नहीं, क्या नहीं बताया बेटा, इसका एसआई यूनिट नहीं बताया बेटा। इंडक्टेंस का एसआई यूनिट होता है हेनरी, इसको कैपिटल एच से दिखाते हैं, किसी भी तरीके के इंडक्टेंस की, इंडक्टर की जो यूनिट होती है वो एच होती है, हेनरी होती है, ठीक है बच्चा लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास आ जाता है डायनेमिक ईएमआई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, देखो बेटा इसमें हम लोग करेंगे खेला। खेला कैसे करेंगे सर, तो देखो ये हमारे पास है एक रेल, ठीक है, ये हमारे पास एक आयरन रेल है, ठीक है, और बेटा यहां पे हमने लगा दिया एक पिस्टन। ये जो पिस्टन है बेटा ये आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है, ये आगे पीछे मूव करेगा। ये जो रेल है ये फिक्स रहेगा, इसका रेल का जो लेंथ है ये L है, और ये है कितना बेटा X। ये चेंज हो गया, यानी ये पूरा एरिया L इंटू एक्स भी चेंज होता रहेगा, अगर अंदर आ रहा है तो कम, बाहर जा रहा है तो ज्यादा। हाँ सर बिल्कुल होगा। और हमने मान लिया कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये ऐसे 90 डिग्री पे जा रहा है, तो ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया है, एरिया से 90 डिग्री हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो हमारा एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है, यानी यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है बेटा, थीटा हो जाता है यहाँ 0, तो यहाँ कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है सर। तो बेटा अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ईएमआई, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है बेटा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब फाई कितना होता है बेटा, बी डॉट ए, कॉस थीटा तो 1 हो गया अपॉन डी टी।
बी कांस्टेंट है भाई, डायनेमिक ईएमआई में तो बी कांस्टेंट होता है ना, अभी हमने बताया था। तो माइनस बी, अंदर क्या बच गया, डी ए अपॉन डी टी। सबको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू एक्स, बी इंटू डी एल इंटू एक्स अपॉन डी टी। अब एल भी कांस्टेंट है, एल थोड़ी चेंज हो रहा है, तो एल को बाहर ले आओ, तो ये हो जाएगा माइनस बी, और ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। और सबको पता है बेटा कि डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा बी एल वी। यानी इसकी अगर वेलोसिटी अगर v है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, वो कितना बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा b इंटू एल इंटू वी। ऑब्वियस सी बात है, माइनस ये दिखाता है कि किस डायरेक्शन में ये करंट बनेगा। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक है। और इसके लिए बेटा हम लोग किसका यूज करेंगे बेटा, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड का। क्लियर है, जिसके लिए हम लोग ने पहले भी बात कर रखा था, इससे पिछले चैप्टर में हम लोग ने बता रखा था कि कब लेफ्ट हैंड यूज करते हैं और कब राइट हैंड यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नहीं हो गया था, खत्म ही था ये।